नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये नारा 2014 के बाद कई दफा चर्चाओं में आया और खासकर तब जब भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता करप्शन के मामले में पकड़ा जाता है या कोई करप्ट नेता या जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेस हों वो अपनी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जब शामिल हो जाता है तो ये नारा चर्चा में आ ही जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश के चिचौड़ा में ये नारे से बात कहीं आगे निकल गई है। प्रियंका मीना वहां से भारतीय जनता पार्टी की विधायक है, उनके ऊपर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर ने आरोप लगाया है कि प्रियंका मीना और उनके देवर ने उनको अपने ऑफिस में बुलाया। वहां पर अनिरुद्ध मीना, जिनको जो इनके देवर का नाम है, उन्होंने इनको बंदी बनाया। बंदी बनाने के बाद इनका फोन छीन लिया और उसके बाद इनसे 50 लाख रुपए एक्सटॉर्ट करने की कोशिश की। जैसे ही वो इनकी कस्टडी से बाहर आए, बच के बाहर निकले, डिप्टी डायरेक्टर साहब एसपी के पास गए। उन्होंने वहां पर लिखित शिकायत की, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई, जैसे होता ही है अमूमन, कोई एक्शन नहीं लिया गया। एक्शन तब हुआ जब एमपी तक ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया। और एक्शन के बाद भी क्या हुआ? एक्शन के बाद अनिरुद्ध मीना के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने के लिए एक धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और कुछ छोटी मोटी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन एक्सटॉर्शन के तहत, एक्सटॉर्शन के लिए अभी भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है और ना ही प्रियंका मीना के खिलाफ कोई मामला दर्ज हुआ है। तो सवाल यही है कि जो लोग कहते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उनकी पार्टी के लोग खुल के एक्सटॉर्शन कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? क्या प्रियंका मीना के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए वो हुई है? क्या अनिरुद्ध मीना जो उनके देवर हैं, जो उनके खिलाफ जो जिन सेक्शंस में मुकदमा दर्ज किया गया वो पर्याप्त है? और क्या विधानसभा का सत्र आने वाला है, इस सत्र में कांग्रेस पार्टी इसको मुद्दा बना सकती है? इस मुद्दे से जुड़े हुए तमाम सवाल हैं और उन पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर दिनेश गुप्ता। गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं डेविल्स एडवोकेट का रोल प्ले करते हुए ये पूछना चाहता हूं कि ये जो आरोप लगाए हैं डिप्टी डायरेक्टर ने प्रियंका मीना और उनके देवर के ऊपर, ये कितने सच आपको लग रहे हैं, कि कितना तथ्य इसमें लग रहा है? क्योंकि जो आरोपी पक्ष है वो तो ये कहेगा ही स्वाभाविक तौर पर कि भाई ये तो षड्यंत्र है, षड्यंत्र के तहत हमको फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये बड़ी सामान्य सी दलील है जो इस तरह के केसेस में होती है। फिर जिस तरह से हमने देखा ना कि उस इलाके में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता कार्यकर्ता प्रियंका मीना के जो समर्थक हैं वो सक्रिय हो गए और वो कहने लगे साहब खाद नहीं मिल रही, बीज नहीं मिल रही, कई तरह के एक जो प्रेशर टैक्टिक्स ताकि उनके ऊपर एक्शन ना हो। लेकिन सीधे सीधे एक कोई सरकारी अधिकारी जब इस तरह का मामला दर्ज कराता है, शिकायत कराता है, तो उसे अपनी लिमिटेशन भी पता है और उसे ये पता है कि वो क्या करने जा रहा है। कोई एक सामान्य आदमी नहीं होता सरकारी कर्मचारी, उसे रूल्स रेगुलेशन सारी चीज़ों के बारे में पता होता है। उसे पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसका फ़ोन छीन लिया गया, कमरे में बंद कर दिया गया। पहली चीज़ तो ये कि क्या देवर जो उनके हैं प्रियंका मीना के, वो उनके विधायक प्रतिनिधि हैं? क्या उन्होंने किस हैसियत से बुलाया या किस हैसियत से वो बात करने वाले थे? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। यदि जो है वो बात कर रहे हैं तो प्रियंका मीना को खुद एक्शन लेना चाहिए इस पर, यदि वो इन्वॉल्व नहीं थी तो। जी, मैं दिनेश जी, ये जो 21 तारीख की घटना है ये, लेकिन जो डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं उनके पास एक दिन पहले फोन आया था और प्रियंका मीना और अनिरुद्ध मीना दोनों उनको वहां बुला रहे थे, ऐसा उन्होंने अपनी शिकायत में कहा भी है। और वो उस दिन वहां नहीं गए, दूसरे दिन वहां गए और उनके साथ उनका एक ऑफिस का सहयोगी भी साथ में, जो कि इस केस में विटनेस है। उसके बाद उन्होंने शिकायत की एसपी से वहां से निकलने के बाद। एक्सटॉर्शन का सीधा सीधा मामला बनता है, क्योंकि वो उनसे कह रहे हैं, अनिरुद्ध मीना उनसे कह रहे हैं कि आप यहां कई सालों से पदस्थ हैं, आप हमको 50 लाख दीजिए, नहीं तो हम आपकी टांगे तोड़ देंगे और यहां से आपको हटा देंगे। लेकिन एसपी महोदय ने कोई कार्रवाई तुरंत नहीं ली। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल एसपी है। देखिए, जो सिंपल अपना पुलिस में जो होता है, जो आप एफआईआर में लिखते हो उसमें जो चीजें हैं उन पर धाराओं में दर्ज होता है। आपसे जबरन वसूली का मामला है जी, उन्होंने लिखा कि ये मांगे गए, तो आपको शासकीय कार्य में बाधा तो एक सामान्य वो है, चूंकि सरकारी कर्मचारी हैं, ये तो मामला वसूली का ही है, शासकीय कार्य में बाधा का नहीं है। मेन आरोप ये है कि उन्होंने 50 लाख रुपए की वसूली की, अड़ीबाजी की।
ये यदि कोई रास्ते में चलता कोई आदमी किसी पर आप यदि वो करता तो आप तुरंत एफआईआर दर्ज कर लेते। सत्ताधारी दल का कोई विधायक है, उसका रिश्तेदार है, उसका प्रतिनिधि है, आपको उस मामले में भी वैसे ही एक्शन लेना चाहिए। यहाँ यही तो दिख रहा है कि राजनीतिक दबाव है। फिर ये देखना चाहिए कि पार्टी के सीनियर्स लीडर्स को इस मामले में देखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है भाई, क्या इनको मामला दर्ज कराना चाहिए। एक कहीं ना कहीं आपको सरकारी जो अमला है उसको संरक्षण देने की भी जरूरत है जी। उस पर यदि इस तरह का दबाव डाला जा रहा है तो सब लोगों को इसमें एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, ये एक मतलब जैसे चावल जब आप देखते हैं कि पक गया है कि नहीं, तो एक सिम्टम के तौर पर एक दाना उठा के देखा जाता है कि क्या है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो हो रहा है खासकर उस रीजन में और पूरे मध्य प्रदेश में, ये सिम्टोमैटिक है? क्या ये बताता है कि मास स्केल पे करप्शन मध्य प्रदेश में चल रहा है, इस तरह का एक्सटॉर्शन हो रहा है, अधिकारी दबाव में या ट्रांसफर्स के लिए पैसा लिया जा रहा है? क्योंकि ये हमारी जानकारी है कि जब ये मामला उठाया गया तो चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस से इंस्ट्रक्शन जाने के बाद ये मामला दर्ज हुआ। उस टाइम तक कोई आदमी बीच में एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं था। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान भी आया, उसी दिन वो गुनाह में थे, उन्होंने भी कहा कितना भी बड़ा आदमी हो हम छोड़ेंगे नहीं। दिग्विजय सिंह का बयान आया कि यदि कोई और होता तो अभी तक तो बुलडोजर चल जाता। तो बुलडोजर का मतलब क्या है? बुलडोजर का जो है वो केवल आप उन्हीं के ऊपर चलाएंगे जो आपके विरोधी हैं। विरोधी का यहाँ तो माइनॉरिटीज के ऊपर कोई भी ऊपर जो है। इस तरह की जब घटना एक सरकारी कर्मचारी के साथ होती है तो आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। आप देखिए जो आम एक जनरल परसेप्शन है कि करप्शन बहुत ज्यादा है, भ्रष्टाचार बढ़ गया, जबरन वसूली होने, पहले तो जो कहते थे नजराना शुक्राना, अब ये जबराना है, ये जबराना के बहुत सारे हालात हैं। एक तो अपन चाचुड़ा की बात कर रहे हैं, प्रियंका मीना की, खंडवा में जो हुआ है वो भी तो यही है। वो कंचन तन्वे भाजपा की महिला विधायक हैं। महिलाओं को आप कहते हैं ना राजनीति में स्वच्छ और स्वच्छता के लिए महिलाओं को वोट देना चाहिए, महिलाओं को टिकट देना चाहिए। तो कंचन तन्वे का भी जो मामला है, उनके जो प्रतिनिधि ने जो एनएचआई का ठेकेदार है उससे जिस तरह की वसूली की, जिस तरह की धमकी, हाँ उसका ऑडियो है, जिस तरह की धमकी दी गई, उससे भी तो इसी श्रेणी में रखेंगे ना। उसकी तो कोई रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हुई क्योंकि वायरल वीडियो था, उसमें किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं है। लेकिन ये जब चीजें सामने आती हैं ये बताते हैं कि जब कोई भी भारतीय जनता पार्टी, हम जब बात करते हैं पार्टी विद डिफरेंस, फिर मोदी जी की बात करते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो यहाँ तो ये देख रहे हैं कि वो सारे लोग खाने में लगे हुए हैं और लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हाँ आप खाइए। जिनको खाने से रोकना था वही खाने में लगे हुए हैं। तो वो यदि संरक्षण भी दे रहे हैं तो उतने ही अपराधी हैं। तो ये एक जनरल एक बना हुआ है। ट्रांसफर पोस्टिंग में तो बहुत सारी चीजें सुनते, बहुत सारी चीजों में आप देखिए ना कि व्यापम के बाद नर्सिंग घोटाला होता है। क्या है ये? एक आम आदमी का जो सिस्टम के प्रति जो भरोसा होता है, या नीट का आप उदाहरण देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्हीं ने नीट कराई है। अब इसमें यदि लीकेज हो जाता है, पेपर आउट हो जाता है, तो इसको क्या कहेंगे? इस पर आप अभी भी लोगों को लग रहा है कि भाई इतनी गड़बड़ी हुई है, सरकार स्वीकार कर रही है, इसके बावजूद आप एडमिशन लेंगे। दिनेश जी, इसमें लेकिन एक बात जो सामने आती है वो ये कि भाई हमने कई लोगों से बात भी की, कई एक्सपर्ट से भी जैसे बात की, तो जब व्यापम का पहली बार आया 2013 में, या उसके बाद जो इलेक्शंस हुए, बावजूद इसके कि चुनाव में मुद्दे बनते हैं, करप्शन के इश्यूज होते हैं, लेकिन वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल ही जाता है, सरकार मध्य प्रदेश में बीजेपी बना ही लेती है। तो लोग ये कहते हैं कि भाई अल्टीमेटली लोगों का तो उनको बैकिंग है, लोगों को नहीं फर्क पड़ता है कि करप्शन इस तरीके से हो रही है या इतनी लार्ज स्केल है, और यहां तक भी लोग कहते हैं कि भाई आउट ऑफ प्रोपोर्शन इसको ब्लो करने की कोशिश की जाती है। ये छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। ये देखने का नजरिया है। 2013 में जब ये विधानसभा का चुनाव निपट चुका था, जब ये व्यापम का मामला आया था, फिर उसके बाद 18 का चुनाव था, 14 के लोकसभा में तो मोदी जी का चेहरा था, एक पूरे देशव्यापी जो माहौल था। लेकिन 18 में क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई ना, चली गई। भले ही उसको जो है कांग्रेस को कम बहुमत मिला, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान था वो 65 सीटों के करीब का नुकसान था, बड़ा नुकसान था, और उसमें व्यापम भी एक पार्ट था। अब जैसे नीट आया, अब नीट का इफेक्ट तो आपको आगे दिखेगा ना। उसके पहले तो आपको क्या लगता है नरसिंह घोटाले का भारतीय जनता की पार्टी को असर या खामियाजा भरना पड़ेगा? बिल्कुल। अभी आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी में जो भी आप 48% 47% वोट मिला, लेकिन कांग्रेस का वोट कम नहीं हुआ, 40%। मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो वोट है वो उनके मुद्दों के साथ खड़ा हुआ जी। ये जो वोट था छोटी पार्टियों का, निर्दलीयों का, मैनेजेबल वोट था, जो फ्लोटिंग वोट जिसे कहते हैं वो था, तो उसके कारण आपको मिल गया। लेकिन अभी भी एंटी इनकम्बेंसी उसमें रिफ्लेक्ट कर रही है। उसमें ये सारे पटवारी घोटाला कैसे भूल सकते हैं? और आपने उसे इंडोर्स कर दिया कि नहीं कर लीजिए आप, तो साहब आप हम भर्ती
कर रहे हैं आपकी, सब कर ही सब आपने नियुक्तियां दे दी, तो लोगों का भरोसा कैसे होगा? अच्छा, मेरा दिनेश जी फाइनल सवाल, 2 सवाल हैं आपसे। पहले तो ये कि ये क्या टेस्ट केस है, या ये जो मोहन यादव की सरकार है मध्य प्रदेश, उसके लिए भी एक परीक्षा है कि क्या एक्शन वो प्रियंका मीना वाले मामले में लेते हैं, इस तरह के अन्य जो मामले हो रहे हैं, जैसे आपने खंडवा का भी मामला बताया, उस पर क्या लेते हैं? क्या वो इससे पता चलेगा कि वो कितने गंभीर हैं करप्शन के खिलाफ एक्शन लेने में? अगर वो इस मामले में कोई एक्शन नहीं लेते, मामूली धाराओं में इसको निपटा देते हैं, लोगों का ध्यान हट जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, आई गई हो जाएगी, तो क्या ये उनको भी रिफ्लेक्ट करेगा? और दूसरा कि क्या कांग्रेस पार्टी, आपको लगता है कि इस तरह के मुद्दों को विधानसभा में फाइनली उठाने में कामयाब होगी और एक जनरल पब्लिक प्रेशर बन पाएगा सरकार के ऊपर? बिल्कुल, 2 अलग अलग डायरेक्शन के सवाल हैं रहमान जी। देखिए जी, मोहन यादव जी यदि इस पर एक्शन लेंगे, एक स्ट्रांग एक्शन लेंगे, तो वो स्थापित हो पाएंगे। अन्यथा क्या होता है कि आपके साथ जो चीजें चल रही हैं, पहले से जो चल रही हैं, बाजार में चल रही हैं, आपकी छवि को लेकर चल रही हैं, आपके कामकाज के तरीके को लेकर चल रही हैं, वो इसी में आपकी परीक्षा की घड़ी है कि आप उन सबसे कैसे पीछा छुड़ाते हैं और कैसे एक स्ट्रांग मैसेज देते हैं कि मेरी पार्टी का भी आदमी यदि गलत कर रहा है तो मैं उसके साथ नहीं हूं, मैं अपने जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, जनता है, उसके साथ हूं। तो वो तो उन्हें प्रूव करना पड़ेगा, अन्यथा ये इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होंगी, लोगों को लगेगा कि ये हमको एक छूट दे दी गई है, तो बहुत सारे लोग करेंगे। दूसरा, कांग्रेस की समस्या ये, अभी जो समस्या है वो एक तरह से अभी उनको थोड़ा सा और मैच्योर होना पड़ेगा। जो लीडरशिप है वो उस तरह अपोजिशन में जो एक एक्शन धार होती वो उनमें अभी है नहीं। उसके लिए बहुत जरूरत होती है, अपोजिशन लीडर के लिए आपको बहुत सारे मुद्दों को समझने की जरूरत होती है। एक ब्रॉड आपका सोच होना चाहिए, आपका एक बाइट बहुत आपका जो है लोगों से मेल जोल होना चाहिए, ताकि इशू को आप एक मास लेवल तक ले जा सकें। केवल बयान से कुछ नहीं होता, आपने ट्वीट कर दिया, बयान दे दिया। आज की तारीख में बयान उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने एक्शन की डिमांड पब्लिक कर रही है कि आप तत्काल सड़क पर आ जाते। यही भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से 2 से 284 तक वो पहुंच गई थी, तो ये उसकी सफलता थी। आप भाजपा को स्टडी करिए और उसके हिसाब से कांग्रेस को अपोजिशन में अपना रोल प्ले करना चाहिए। तो कांग्रेस को अपोजिशन का रोल प्ले करने के लिए धार अपने कार्यशैली में लाने की आवश्यकता है। सिर्फ ट्वीट से या बयानबाजी से काम नहीं बनेगा। लेकिन जहां तक मुख्यमंत्री मोहन यादव का सवाल है, उन्होंने पिछले दिनों में कोशिश की है कि वो अपने आप को, मतलब पिछले जो कार्यकलाप है, जो पिछली सरकारों के जो एक्शन है, उससे अलग करें। जैसे कि उन्होंने अभी एक दिन पहले अनाउंस किया कि जितने भी मंत्री हैं और मुख्यमंत्री जो हैं वो 50 साल बाद ये निर्णय लिया गया है कि वो इनकम टैक्स जो है खुद भरेंगे। लेकिन जहां तक करप्शन का मामला है, उनके लिए ये चुनौती भरी घड़ी तो है ही है, परीक्षा की घड़ी तो है ही है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी भी है, एक मौका भी है। यदि वो प्रियंका मीना और इस तरह के अन्य मामलों में सख्त एक्शन लेते हैं तो निश्चित तौर पर पब्लिक भी उनके एक्शन को एंडोर्स करेगी। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।